Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi. I'm going to start with 13th lecture on physics from NCERT textbook for class 12th part 1. Till now we had discussed what is electric charge and the properties of electric charge, then classification of matter on the basis of electrical properties into three classes: conductors, insulators and semiconductors. Then we had discussed the method of charging an object by rubbing and by method of induction. Then we discussed how to test whether a body is charged or neutral using gold leaf electroscope. And then we discussed the force by which two point charges interact with each other under the heading of Coulomb's law, and Coulomb's law in vector form, and then application of Coulomb's law for a system of multiple charges. Now we are going to discuss the electric field. In the previous lecture, we had discussed some preliminary concept of electric field, and electric field is introduced as a new physical quantity to understand charge-charge interaction. Now let's come to the page number from where we have to proceed in this lecture. See, electric field we had already started with. Electric field due to a point charge. Here is the expression for electric field due to a point charge in vector form. Now we have to proceed with from here. Some important remarks may be made here. Number 1, from equation 1.8 we can infer that if Q is unity, the electric field due to a charge capital Q is numerically equal to the force exerted by it. देखिए इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि यदि इक्वेशन 1.8, ये इक्वेशन है जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि यदि कोई चार्ज Q है, स्मॉल q चार्ज है, और उसे एक ऐसे पॉइंट पे रखा गया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E एज ए फंक्शन ऑफ R, तो इस चार्ज Q पे जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू, वो F फोर्स कितना होगा, Q मल्टीप्लाइड बाई E. Electric field multiplied by the charge kept in that electric field is equal to the force experienced by that charge. यहाँ कह रहे हैं कि यदि Q की वैल्यू 1 कूलाम ले ली जाए, यूनिटी, so 1 multiplied by any number is the number itself. ऐसी स्थिति में अगर Q को 1 लें तो 1 multiplied by ER is equal to ER, तो ER FR के बराबर हो जाएगा, यानी कि फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑफ कोर्स यूनिट सेम नहीं होंगे, मगर न्यूमेरिकल वैल्यू फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हो जाएगी यदि Q को 1 ले लें। तो यही बात यहाँ लिखी गई है। यूनिट्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए यहाँ लिखा गया है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये ध्यान देने वाली बात है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी। Now see, thus the electric field due to a charge Q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. तो अब इसको देखिए, डिफाइनिंग स्टेटमेंट यहाँ लिखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे स्पेस में कैसे डिफाइन हो रहा है,
इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो हम लिख सकते हैं डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Q की वैल्यू जो हम लोगों ने स्मॉल q की यूनिट रखी थी, और पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यदि आप यूनिट नेगेटिव चार्ज लेंगे तो यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा। -1 यदि आप लेंगे तो फोर्स वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शंस अपोजिट डायरेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि यदि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव होता है तो उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन को लेके एक डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। तो डेफिनेशन में इस डिस्क्रिपेंसी से बचने के लिए डेफिनेशन में साफ साफ लिख दिया जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो डिफाइनिंग स्टेटमेंट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ये ध्यान दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लग रहा होगा उसके बराबर होगा। Now the charge Q, which is producing the electric field, is called a source charge, and the charge small q, which tests the effect of a source charge, is called as test charge. अब ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, Q सोर्स चार्ज है क्योंकि इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और स्मॉल q को टेस्ट चार्ज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये टेस्टिंग का काम कर रहा है, इसी को हम किसी पॉइंट पे रख के ये देख रहे हैं कि कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये टेस्टिंग के पर्पज में यूज हो रहा है, इसलिए इसे टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। Note that the source charge capital Q must remain at its original location. हाँ, ये important बात है कि जो कैपिटल Q सोर्स चार्ज है वो मूविंग चार्ज नहीं होना चाहिए, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेगा, रुका रहेगा, स्टेशनरी चार्ज होगा। However, if a charge small q is brought at any point around Q, Q itself is bound to experience an electrical force due to small q and will tend to move. See, यहाँ लिखा गया tend to move, कह रहा है कि अगर हम स्मॉल q चार्ज को कैपिटल Q के आसपास कहीं भी ले जाएंगे, किसी भी पॉइंट पे उसके सराउंडिंग में रखेंगे, तो कैपिटल Q पे भी एक फोर्स लगेगा। इट इज बाउंड टू एक्सपीरियंस, उस पे फोर्स लगना ही है, बाध्य है वो एक्सपीरियंस करने के लिए फोर्स को, जो स्मॉल q की वजह से होगा। और इसकी वजह से कैपिटल Q विल टेंड टू मूव, वो मूव करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन हम उसे मूव नहीं करने देंगे। समहाउ उसको फोर्स लगा के या कैसे भी उसको वहीं पे फिक्स्ड रखेंगे जहां पर वो ओरिजिनली रखा हुआ था। यही बात यहाँ कही जा रही है। A way out of this difficulty is to make Q negligibly small. कह रहे हैं कि इस मुश्किल से बाहर आने का एक तरीका ये भी है कि स्मॉल q को हम बहुत छोटा कर दें, इतना छोटा कि नेग्लिजिबल हो, तो उसका फोर्स जो होगा कैपिटल Q पे वो भी बहुत कम होगा, तो Q ऑटोमेटिकली कैपिटल Q अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो इसके लिए आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, द फोर्स F, ये F वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा बोल्ड में लिखा हुआ है। द फोर्स F वेक्टर is then negligibly small, but the ratio F by Q is finite and defines the electric field. तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए क्या कह रहे हैं कि यदि स्मॉल q बहुत छोटा होगा तो F तो छोटा होगा, जो फोर्स स्मॉल q के द्वारा कैपिटल Q पे लगाया जाएगा या कैपिटल Q के द्वारा स्मॉल q पे लगाया जाएगा, दोनों ही फोर्सेस बराबर होते हैं। तो कह रहे हैं कि स्मॉल q अगर नेग्लिजिबली स्मॉल होगा तो F भी स्मॉल होगा, बट स्मॉल अपॉन स्मॉल क्वांटिटी, ये रेशियो स्मॉल हो ये जरूरी नहीं है, ये स्मॉल नहीं होगा, ये एक फाइनाइट रेशियो होगा।
आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में आप कोई एक छोटा नंबर लीजिए, जैसे 0.01, और न्यूमरेटर में भी एक छोटा नंबर लीजिए जैसे 0.1, तो आप रेशियो लेंगे तो 10 आएगा। तो 10 इज नॉट ए स्मॉल नंबर, ऑल्दो 0.01 एंड 0.1 इज अ स्मॉल नंबर। तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि ये दोनों नंबर्स अगर छोटे भी होंगे तो रेशियो छोटा नहीं होगा, एफ बाई क्यू। और एफ बाई क्यू क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो एक फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भी वो इससे डिफाइन हो जाता है। यही बात यहाँ कही जा रही है। आप देख सकते हैं एफ बाई क्यू ई के बराबर होता है। इक्वेशन 1.8 में ये बात बताई गई थी। अगर आप क्यू को इधर डिवाइड करें तो एफ बाई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। इसी स्टेटमेंट को यहाँ यूज किया गया है। स्मॉल क्यू को नेग्लिजिबली स्मॉल किया जा रहा है। उसका पर्पस क्या है कि कैपिटल क्यू अपनी जगह पे फिक्स्ड रहे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एज, कैसे डिफाइन हो रहा है? E इज इक्वल टू, अगेन E भी वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, और साइन ऑफ इक्वालिटी है यहाँ। तो E वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा कैसे पता चलेगा? जो इधर की वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा। देखिए LHS और RHS बराबर हैं, बीच में बराबर चिन्ह लगा हुआ है। तो इधर का जो डायरेक्शन होगा और इधर का जो डायरेक्शन होगा वो भी बराबर होगा, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो राइट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इस ई वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इक्वालिटी से ये पता चलता है। और डिफाइन कैसे कर रहा है ये स्टेटमेंट? E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0। आप देख सकते हैं ये लिमिटिंग कंडीशन है, कैलकुलस में आप लोगों को बताया गया है। F बाई क्यू, इस पूरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ठीक से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बराबर है, किसके बराबर है? F बाई क्यू के बराबर है। और Q पे लिमिटिंग कंडीशन, F बाई क्यू पे, इनफैक्ट इस पूरे रेशियो पे एक लिमिटिंग कंडीशन लगा दी गई है, Q टेंड्स टू 0। यानी Q नेग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत छोटा होते तो जीरो तो नहीं है मगर जीरो के बहुत करीब है। टेंड्स टू 0 का मतलब ये हुआ जीरो के बहुत करीब है मगर जीरो नहीं है। इसको इक्वल टू 0 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब चार्ज होगा ही नहीं तो फोर्स की बात ही खत्म हो जाएगी। और मैथमेटिकली भी देखें तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको बहुत छोटा ले सकते हैं, जीरो नहीं। इसी बात को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिमिट्स के माध्यम से हम लोग लिखते हैं, लिमिट q टेंड्स टू 0। A practical way to get around the problem of keeping capital Q undisturbed in the presence of Q is to hold capital Q to its location by unspecified forces। देखिए कह रहे हैं कि एक और तरीका है, प्रैक्टिकल वे, बहुत व्यवहारिक तरीका क्या है कि कैपिटल क्यू को हमें रेस्ट पे रखना ही है तो हम किसी दूसरे फोर्स को लगा दें, उसे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, मगर किसी दूसरे फोर्स को लगा के हम कैपिटल क्यू को रेस्ट पे रख सकते हैं। क्योंकि यदि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे फोर्स लगाएगा और वो अपनी जगह से मूव करना चाहेगा तो एक दूसरा फोर्स लगा के, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के उसे बैलेंस किया जा सकता है और उसे रेस्ट पे रखा जा सकता है। दिस मे लुक स्ट्रेंज बट एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिस। कह रहे हैं ये देखने में अजीब सी बात लग रही होगी, विचित्र सी बात लग रही होगी, मगर प्रैक्टिस में, व्यवहार में ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही करते हैं। When we are considering the electric force on a test charge small q due to a charged planar sheet, section 1.15, ये the charges on the sheet are held to their locations by the forces due to the unspecified charged constituents inside the sheet। देखिए एक एग्जाम्पल से ये बताया जा रहा है, जो कि हम सेक्शन 1.15 में डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि एक प्लेनर शीट है चार्ज की, यानी कि प्लेन शीट है, आप समझे जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट हो कोई प्लेन, और उसके ऊपर चार्जेस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों और जगह जगह पे यूनिफॉर्मली फिक्स्ड हों। तो कह रहे हैं कि वो कैसे फिक्स्ड होते हैं, तो उसका तरीका बता रहे हैं कि जो शीट को के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर भी चार्जेस होते हैं। जो एक्स्ट्रा चार्ज हम देते हैं वो तो एक्स्ट्रा होते ही हैं, जो शीट को चार्ज्ड बनाते हैं न्यूट्रल से। तो जो चार्ज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं,
उनके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे फोर्स लगाकर और उन्हें रेस्ट में रखते हैं। इस प्रकार से चार्ज शीट के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पे बने रहते हैं। आगे चलते हैं। ये पहला रिमार्क था। अभी दूसरा रिमार्क इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक पे। Note that the electric field E due to capital Q, though defined operationally in terms of some test charge small q, is independent of Q. देखिए कहा जा रहा है कि कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E जो डिफाइन किया गया, उसे डिफाइन करने के लिए हमने स्मॉल q की मदद ली। F by Q में स्मॉल q ही था, E is equal to F by Q में। मगर E की वैल्यू इस स्मॉल q से इंडिपेंडेंट होती है, इस पे डिपेंड नहीं करती है, ये बात कही जा रही है। दिस इज बिकॉज F is proportional to Q, so the ratio F by Q does not depend on Q। कह रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि E is equal to F by Q में यदि Q को आप चेंज करेंगे, कैसे Q से इंडिपेंडेंट है ये रेशियो समझिए। यदि आप Q की वैल्यू को चेंज करेंगे तो F की वैल्यू भी प्रोपोर्शनली यानी सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगी, तो रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप स्मॉल q को डबल कर दिए 2 टाइम्स, तो F भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे और F by Q विल रिमेन कांस्टेंट। तो जिस पॉइंट पे स्मॉल q रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, उस पॉइंट का फील्ड नहीं बदलेगा, q बदलने से F भी बदल जाएगा और रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। The force F on the charge small q due to the charge capital Q depends on the particular location of the charge q small q, which may take any value in the space around the charge q। कह रहे हैं स्मॉल q पे तो डिपेंड नहीं करता है, मगर जो फोर्स है q और q के बीच, स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है स्मॉल q के। यदि स्मॉल q को आप अलग अलग पॉइंट पे रखेंगे तो आपको फोर्स भी अलग अलग मिलेगा, यही बात कही जा रही है। Thus the electric field vector E due to capital Q is also dependent on the space coordinate r। कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर r वेक्टर पे डिपेंड करेगा। जो कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r वेक्टर पे डिपेंड करेगा। r वेक्टर ही वह पोजीशन वेक्टर है जो स्मॉल q की पोजीशन बताता है when it is referred from the capital Q source charge। For different positions of the charge small q all over the space, we get different values of electric field E। वही बात फिर से कही जा रही है कि यदि r वेक्टर की हम अलग अलग वैल्यू लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हमें अलग अलग मिलेगा। डिफरेंट पोजीशंस के लिए r डिफर करेगा और r डिफर करेगा तो E की वैल्यू डिफर करेगी। इसी बात को ऊपर लिखा गया था इक्वेशन 1.8 में कि E इज फंक्शन ऑफ r। इसका मतलब यही है कि r की डिफरेंट वैल्यू के लिए E की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। E इज फंक्शन ऑफ r। r पे E डिपेंड करता है। r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और E डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन R। फॉर यही बात यहाँ लिखी, द फील्ड एग्जिस्ट्स एट एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। कह रहे हैं कि फील्ड 3 डायमेंशनल स्पेस में हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ जिस फील्ड की बात हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक पर्टिकुलर केस में डिस्कस कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q की वजह से। आगे हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से डिस्कस करेंगे, फिर प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रिमार्क, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। ये मैंने पहले भी आपको फिगर में शो करके बताया था।
On the other hand, if the source charge is negative, the electric field vector at each point points radially inward. ये मैंने आपको पहले भी इस फिगर में बताया था, आप देखिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मीन्स अगर चार्ज जहां रखा गया है, सोर्स चार्ज, इसको सेंटर मानते हुए एक स्फेयर, ध्यान दीजिएगा मैं सर्कल नहीं स्फेयर कह रहा हूँ, एक 3 डायमेंशनली स्फेयर एक शेप को माने और सेंटर पे चार्ज को रखें, तो उसका रेडियस कैसे होगा? सेंटर से बाहर की तरफ जाइए, रेडियली आउटवर्ड, तो ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एक नेगेटिव चार्ज, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। एक स्फीयर के सेंटर पे अगर नेगेटिव चार्ज को रखें तो रेडियस के अलोंग अंदर की तरफ आप आए, तो जो पॉइंट करने वाला डायरेक्शन होगा इनवर्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? वही डायरेक्शन होगा जो एफ वेक्टर का डायरेक्शन होगा। एफ वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिखा गया है डिफाइनिंग स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यदि आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं, नेगेटिव चार्ज के पास, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव सोर्स चार्ज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फोर्स इनवर्ड लगेगा, और जो डायरेक्शन फोर्स का होगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो और आप पॉजिटिव सोर्स चार्ज हो और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहीं भी रखेंगे सराउंडिंग में उसके, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और रेडियली आउटवर्ड लगेगा। यही बात यहाँ पे इस रिमार्क में मेंशन की गई है। नेक्स्ट, फोर्थ रिमार्क, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F on the charge small q due to the charge capital Q depends only on the distance r of the charge small q from the charge capital Q, the magnitude of the electric field E vector will also depend only on the distance r। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो फोर्स है स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच, वो सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि चार्जेस तो फिक्स्ड हैं, स्मॉल q और कैपिटल Q। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, k q बाई आर स्क्वायर, जब ये दो चीजें फिक्स हो गई न्यूमरेटर में, तो सिर्फ r पे अब डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर में जो कि है। तो कह रहे हैं f यदि r पे डिपेंड कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो भी सिर्फ r पे ही डिपेंड करेगा। यही बात कही जा रही है यहाँ। Thus at equal distances from the charge q, capital Q source charge, the magnitude of its electric field E is same। ठीक है, कह रहे हैं कि जब मैग्नीट्यूड जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन को नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि यदि सेम आर की वैल्यू लेते हैं तो एफ वेक्टर का डायरेक्शन वेरी कर सकता है। आप इस बात को फिगर में समझ लें, कैसे मैग्नीट्यूड को सिर्फ कहा जा रहा है। अगर सोर्स चार्ज यहाँ कैपिटल क्यू है और एक टेस्ट चार्ज आप यहाँ पर रखते हैं ऊपर, तो रिपल्सिव फोर्स ऊपर की ओर लगेगा टेस्ट चार्ज पे। उतनी ही दूरी पे सोर्स से नीचे यदि आप टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स रेडियली आउटवर्ड नीचे की ओर लगेगा। इन दोनों ही पोजीशंस पे, ऊपर और नीचे, चूंकि डिस्टेंस सेम है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मगर डायरेक्शन डिफर करेगा। ऊपर रखने पे फोर्स अपवर्ड लगेगा रेडियली आउटवर्ड देखें तो, और नीचे यहाँ रखने पे रेडियली इनवर्ड आउटवर्ड बाहर नीचे की तरफ लगेगा, तो डायरेक्शन फोर्सेस के अपोजिट हो जा रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ पर कहीं अगर रखेंगे तो राइट वर्ड लगेगा, उतनी ही दूर इधर रखेंगे तो लेफ्ट वर्ड लगेगा। डायरेक्शन डिफर कर रहा है मगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच हम सेम ले रहे हैं। यही बात वहां पे कही जा रही कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिकल डिस्टेंसेस पे, इक्वल डिस्टेंसेस पे क्यू से, सोर्स चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा।
So the magnitude of electric field vector E, magnitude पे ध्यान दीजिएगा. The magnitude of electric field E due to a point charge is thus same on a sphere with the point charge at its center. In other words, it has a spherical symmetry. यही बात यहाँ कही जा रही जो मैंने पहले भी बताया था कि यदि सोर्स चार्ज को यदि किसी स्फीयर के सेंटर पे मान लिया जाए तो उस स्फीयर के सरफेस पे आप कहीं भी जाएंगे, एक स्फीयर बनाएं, उसके सेंटर पे सोर्स चार्ज रखें, तो उस स्फीयर पे आप कहीं भी जाएंगे सेंटर से तो बराबर डिस्टेंस जाएंगे, रेडियस के बराबर. तो डिस्टेंस बराबर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मगर डायरेक्शन डिफरेंट होगा, डिफर करेगा. इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सब सेक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे. थैंक यू.